वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रेहान। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ नंबर 45 तक सॉल्व किए थे। तो आज जो है हम 46 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास 46 जो है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस इन एयर, यानी दो चार्ज जब हवा में है तो उनके दरमियान की जो फोर्स है एफ एयर वो क्या है जी, वो हमारे पास है 2 न्यूटन। और वो कहता है कि जब आप उनके दरमियान में कोई मीडियम प्लेस कर दिया है तो उसने एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू बताई है वो बताई है हमारे पास 80। तो वो कहता है कि एफ मीडियम जब हम प्लेस कर रहे हैं मीडियम, तो एफ मीडियम में एफ मीडियम क्या होगा, यानी फोर्स मीडियम के दरमियान में होगी वो क्या होगी जब हम मीडियम अप्लाई करेंगे। तो बेटा देखिए हमें पता है कि एप्सिलॉन आर जो है हमारे पास एफ एयर और एफ मीडियम होता है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करें हम, तो ये हमारे पास F जो हमारे पास मीडियम बनेगा वो क्या बनेगा, F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो वैल्यू पुट करें 2 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आई थिंक आंसर आएगा 0.025 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो F मीडियम की वैल्यू आएगी इतनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला हम कुछ देखें कि एक चार्ज है उसको वैल्यू दी हुई है 0.10 कूलम और एक्सरेट कर रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। तो किनेटिक एनर्जी बताएं। तो सिंपल ये फार्मूला आप फिर यूज़ करेंगे। किनेटिक एनर्जी क्या आएगा, Q और V। तो Q 0.10 है और V 1000 है। तो देखें ये ये ज़ीरो दो काट के 10 10 100, तो 100 जूल जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी अगला एमसीक्यू पढ़े। टू चार्जेस आर प्लेस a finite distance apart. If a glass slab is placed between them, force between them will be। यानी वो कहता है दो चार्जेस के दरमियान जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, बहुत दूर पड़े हुए हैं, तो उनके दरमियान आपने एक ग्लास स्लैब रख दिया, यानी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने प्लेस कर दिया है एज ए इंसुलेटर। तो वो कहता है कि बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा हमने पढ़ा है कि जब हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो ड्यू टू पोलराइजेशन उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होती है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी डिवाइड हो रहा होता है। इस वजह से वैल्यू और जो हमारे पास क्या होती है छोटी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, वो डिक्रीज आएगा, जो है वो ऑप्शन सी। अगला बेटा देखिए 49 एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। यानी एक सरफेस है जिसके ऊपर 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और साथ वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है जी कि उसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है, यानी बहुत बड़ी स्फीयर है। तो वो कहते हैं उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बेटा देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी हुई है। हमें पता है, हमने गासिस लॉ में जो पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऊपर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हमारे पास है तो इनसाइड ये क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है। इसलिए इनसाइड जीरो होगी, चाहे ऊपर चार्ज जितना मर्जी पड़ा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा इसका रेडियस जितना मर्जी बड़ा हो, नो इशू। अगला एमसीक्यू देखें तो इसका जवाब आप अभी बता देंगे, जल्दी से पढ़ें तो इसका आंसर आपने खुद देना है। ये सेम वही है कि वो कहता है होलोस्फेरिकल के अंदर क्या होगा, तो ये जीरो होगी। तो इसलिए नेक्स्ट 51 देखें। इन ऑर्डर टू obtain द मैक्सिमम कैपेसिटी फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ कैपेसिटर दे शुड बी कनेक्टेड। तो ये कैपेसिटर के केस में जो है वो समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल के लिए हमने कैपेसिटर के फार्मूले क्या पढ़े थे। तो वो फार्मूले जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे दी है, वो वीडियो जाके आप देखें तो उसके बाद जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है कि कैपेसिटर जो है अगर हमारे पास पैरेलल में लगे हों तो हमारे पास ये ऐड हो जाते हैं, और अगर सीरीज में लगे हों तो फिर क्या हो जाते हैं जी, हमारे पास डिवाइड होते हैं, यानी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और रजिस्टर का इसका उल्टा होता है। तो पैरेलल केस में जो है ना वो हम जो है वो वैल्यू इक्विवेलेंट की स्मॉलेस्ट आती है, और अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आती है। इसलिए कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, और सीरीज में ये उल्टा हो जाएगा।
तो सेम अगर हम रजिस्टर की बात करता है तो रजिस्टर में अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते तो फिर मैक्सिमम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आनी थी, और पैरेलल में करते तो फिर मिनिमम आनी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी आएगा, यानी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा और इसके अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। तो अब देखते हैं जी हमारे पास MCQ नंबर 52। तो कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड आर गिवन, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग। वो कहता है कि 3 माइक्रोफैराड के आपके पास कैपेसिटर हैं, उनको आप कैसे कनेक्ट करें कि उनका आंसर जो है वो 2 माइक्रोफैराड आए। पहला ऑप्शन है सीरीज में करें। तो सीरीज में अगर हम करेंगे तो हमें पता है सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट मैंने डायरेक्ट बताया था, C/N। तीनों 3 के हैं और 3 पर डिवाइड करें तो 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। पैरेलल में करें तो C इक्विवेलेंट क्या आएगी, सिंपल ऐड कर दें 3 + 3 + 3 तो हमारे पास कितना आएगा, 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। इट मीन्स कि दोनों में या 1 आ रहा है या 9। उसने कहा कि आंसर क्या आना चाहिए, 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कि या तो हम 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में कर लें, या 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में कर लें, ये हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में एक कनेक्ट जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी देखते हैं कि 2 को पैरेलल में करें और 1 को सीरीज में कर लें। तो इसका सिंपल ये है कि पहले 2 को पैरेलल में हल कर लिया आप आसानी से। तो ये 2 कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगा दिए, ये आपके पास आ गए। तो पैरेलल में जब आपने लगाया, ये भी 3 माइक्रोफैराड का है, ये भी 3 माइक्रोफैराड का है, तो पैरेलल में देखें ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, इनका C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 6 माइक्रोफैराड। इस 6 माइक्रोफैराड को तीसरा जो कैपेसिटर C3 माइक्रोफैराड का है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो कुछ यूँ बनेगा। इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता, आपकी आसानी के लिए मैंने स्टेप वाइज कर दिया। तो देखें अब क्या होगा जी, ये 3 माइक्रोफैराड जो ये 6 आंसर आया इसका, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो 3 माइक्रोफैराड का है। अब देखिए दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, मैंने कहा था कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ओवर सम। तो प्रोडक्ट 6 × 3 और सम 6 + 3। तो आप क्या करें जी, ये 18 आएगा और ये क्या 9 आ जाएगा, तो 9 2 तो 2 जो है माइक्रोफैराड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 2 माइक्रो कैसे आया, जब हमने पहले पैरेलल में 2 को किया और तीसरे के साथ सीरीज में कर दिया। तो बेटा अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप क्या करें, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उसकी डिफरेंट एग्जांपल समझाई हुई हैं। आपको अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगला देखिए जी, हमारे पास है जी 53 MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर क्या है, प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो कहता है कि इनके दरमियान में आपने एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, तो वो कहता है कि क्या चीज़ इसकी चेंज नहीं होगी। अब बेटा देखिए, जब हम डाइइलेक्ट्रिक करते थे उसके 2 पोल्स बन जाते थे, ये इस तरफ नेगेटिव बन जाता था, इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करता था, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, और ये इसके साथ सिमिलरली। अब जो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, उनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है इनकी वजह से, क्योंकि नेट चार्ज हमारे पास यहाँ पे वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो फील्ड वीक हो जाती है। इसका मतलब फील्ड तो चेंज हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अब इसकी वजह से हमने कहा था कैपेसिटर्स इंक्रीज होते हैं जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, तो पोलराइजेशन में हमने पढ़ा था, इसलिए कैपेसिटी भी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो एनर्जी भी क्या होगी, वो चेंज होगी। तो फिर चेंज क्या चीज़ नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता। यानी ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। तो मैंने उल्टा शुरू किया आपको बताने के लिए कि पहले जो नहीं है वो बता रहा हूँ। तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ उतना ही नेगेटिव है, तो चार्ज की वैल्यू जो है वो घटी नहीं है। नेट इफेक्ट जो है वो कैंसिल ज़रूर हुआ, लेकिन चार्ज तो पड़े हैं ना उधर, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला देखें जी 54 हमारे पास है। 54 में क्या है कि इफ़ अ बॉडी हैज़ चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 माइक्रो कॉलम, तो वो कहता है कि इन ऑप्शन बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो सबसे पहले देखें, ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, और एक किसी में कहा गया कि एक्सेस होगी इतने इलेक्ट्रॉन्स की, किसी में कहा गया कि डेफिशिएंसी होगी। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या होता है। हमें पता है कि 1 कॉलम जो चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसने कितना चार्ज दिया है, 1 पिको कॉलम का, तो 1 पिको से मुराद है कि 10⁻⁻12 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 6.25 10⁻18
18 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, तो ये 12 निकल जाएगा तो 6.25 और 10⁻, कितना रह जाएगा हमारे पास 6 रह जाएगा। तो ये रह गया जी 6, ठीक हो गया, 12 निकल गया बाकी 6 रह गया। इसका मतलब कि ऑप्शन में देखिए 6.25 क्रॉस 10⁻6 ए में भी है और सी में भी है, लेकिन ए में लिखा हुआ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सी में लिखा हुआ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये बताना है और ये मेन कंसेप्ट है। अब बेटा देखें ये 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 पिको कोलम। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और अगर इसके साथ नेगेटिव होता तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होनी थी। जब हम ये बात करते हैं कि 1 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर +1 कॉलम चार्ज है तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और अगर हमारे पास नेगेटिव जो -1 कॉलम चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। तो जब इतने की वैल्यू होगी तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मैग्नीट्यूड में। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उस इतनी डेफिशिएंसी होगी, नेगेटिव है तो इतनी एक्सेस होगी, इसलिए राइट आंसर फिर क्या बनेगा हमारे पास सी। तो जल्दी से अगला देखें, हमारे पास MCQ नंबर 55 है। जस्ट ये आपके चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल भी है। तो वो कहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की रेशियो बताएं, यानी FG और FE आपने बताना है। तो बेटा आपको पता है न्यूटन ग्रेविटेशन के मुताबिक FG किसके बराबर होता है, G × M1 M2/r²। अब चूंकि दोनों उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर क्या आ जाएगा जी, दोनों का मैथ सेम है तो m² आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है K × Q1 Q2/r²। तो बेटा देखिए अब यहाँ पे चार्ज चूंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉन पे सेम होगा इसलिए दोनों की वैल्यू Q होगी, तो ये भी बन जाएगा Q²। तो अब इनकी रेशियो निकालें, तो FG / FE, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ G × M²/r², और ये डिवाइड में मैं इसको ज़रब करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा r² K × Q²। अब ये इससे काट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा Gm² K Q²। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करें। अब हमें पता है G की वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो हम देखें अगर K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। अगर हम जो है Q की वैल्यू देखें तो वो क्या होती है 1.6 10⁻⁻19। तो बेटा जब आप ये सारी वैल्यू, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। जब ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर में समथिंग मल्टीप्लाई बाई आएगा 10⁻⁻42। तो उसने चूंकि समथिंग वाली साथ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू नहीं दी, उसने जस्ट पावर पूछी है तो -42 आएगी। हाँ अगर आपसे ये पूछता कि FE / FG तो फिर ये क्या हो जाना था 10⁻42। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लें। अगर G / E फोर्स की रेशियो पूछी हो तो ये आएगी, अगर E और G की पूछी हो तो फिर 42 आएगा। ठीक हो गया। तो ये अब देखिए आखिरी 4 MCQs आज हम करेंगे 60 तक। तो 56 MCQs देखें, आपके पास क्या है कि अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट इज, यानी आप जो बॉडी है उसको रब कर रहे हैं उस वजह से उस पर चार्ज आ रहा है। तो आपको पता है रबिंग से या पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव आता है। वो कहता है क्या उसके मैस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसके मतलब कि वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा देखें अब या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्ज करें एक जो निकल रहा है तो उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर एक ऐड हो रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैस की हम बात करें तो मैस होता है जो हमारे पास 9.1 10⁻⁻31 kg। अब अगर उसमें डेफिशिएंसी हुई है तो इतना कुछ ना कुछ मैस, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना, इतनी निकल जाएगी। अगर असेस होगी तो इतनी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है कि या वो मैस बढ़ भी सकता है वेट और कम भी हो सकता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए में है कि डिक्रीज स्लाइटली, इंक्रीज स्लाइटली, बी में है, सी में है इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, और डी में रिमेन्स सेम। तो बेटा देखिए यहाँ पे आएगा सी कि स्लाइटली इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्लियर है। चले जी 57 MCQ देखिए, लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। अब हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसके गिर जो फील्ड होती है उसके जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट, वो हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस जो हमने बनाई थी, तो इनवर्ड और आउटवर्ड। तो अगर वो मूव कर रहा है तो फिर हमने देखा था किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से उसके गिर्द एक फील्ड बन जाता है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया था। तो उस केस में अब ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इट मीन्स कि आंसर हमारे पास आएगा जी इसका, वो आंसर आएगा जी सी। अगला देखें 58 लिखा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, यानी मैंने कहा था इसको हम के भी कहते हैं। वो कहता है इसकी वैल्यू इंसुलेटर के लिए क्या होती है। तो मैंने बताया था कि
3 इंसुलेटिंग आर के लिए होती है और 6 नॉर्मली होती है। तो वो कहता है कि कौन सी नहीं हो सकती, तो बेटा इन्फिनिट वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती, 3 भी हो सकती है, 6 भी, 8 भी, इन्फिनिट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फार्मूला ये है, ये इसका मतलब इन्फिनिट करने के लिए हमें समथिंग ओवर जो है वो 0 करना पड़ेगा इन्फिनिट, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये तो फिक्स है 8.85, और ऊपर की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ तो होती है, इसलिए आंसर 1 से ज़्यादा आता है लेकिन इन्फिनिट नहीं आएगा। इसलिए आपके पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा कि ये इन्फिनिट नहीं हो सकती, इनमें कुछ हो सकती है। अच्छा बेटा देखिए आगे 59 है कि इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई द पोटेंशियल विल बी, यानी 2 रेडियाई पे डिफरेंट जो है वो चार्ज दिया गया है, तो वो कहता है कि आप पोटेंशियल बताएं क्या होगा। तो एक का जो है छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है। तो देखिए बेटा हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, K इंटू क्यू ओवर आर। इसका मतलब ये इन्वर्सली है रेडियस के। जिस स्फीयर का रेडियस जो क्या होगा कम होगा उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास फिर आंसर कौन सा आएगा कि हमारे पास आएगा बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, जो स्मॉलर स्फीयर होगी उस पर ज़्यादा होगा, अगला बिगर स्फीयर पे होगा, तो ये नहीं हो सकते, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं आज की जो सेट का हमारे पास कि 2 कंडक्टर्स हैं जिनके जो चार्जेस ऊपर सेम है और उनको आपने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो कहता है देयर वुड बी नॉट बी एनी चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन दैम इफ़, कि उन चार्जेस के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर क्या सेम हो। तो ऑप्शन आप देखें तो इसका ऑप्शन आएगा कि उनके दरमियान में अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? देखिए मैंने पोटेंशियल के लिए वैल्यू जब देखें हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ये 2 टैब है, इसमें भी पानी है और एक टैब ये है, इसमें भी पानी है। अब इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है, अगर आप एक जो है वो कनेक्ट करेंगे पाइप से तो इससे फ्लो किधर जाएगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू ही बराबर है तो कभी भी फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स कि दोनों के दरमियान पोटेंशियल सेम है, तो 2 जो कंडक्टर्स के दरमियान में जब पोटेंशियल सेम होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, चार्ज दोनों पे सेम ही रहेंगे। जब डिफरेंस आता है पोटेंशियल का तब चार्ज फ्लो करना शुरू करता है, और अब तब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है। यानी इस पे अगर 3 वोल्ट पोटेंशियल है, इस पे 5 वोल्ट है, तो बेटा यहाँ पे इस तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा हाई से लो की तरफ, और अगर इधर पोटेंशियल ज़्यादा इधर कम है तो फिर इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है 3 तो फिर इन पे जितना इस पे चार्ज इतना ही रहेगा, कोई जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। लिहाजा पोटेंशियल सेम होने की सूरत में कोई जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज सेम रहेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है जी, इस वीडियो को लाइक भी करना है, नीचे कमेंट भी देना है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, और इसको काइंडली अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि मैं आपको ये फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यू सोल्यूशन। तो बेटा आप अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको तैयार करें। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसको ज़्यादा टाइम दें ताकि आप ये सारी वीडियोस कवर कर सकें, और जो आपके दोस्त अभी एफएससी में हैं उनको भी ये रिकमेंड करें ताकि वो साथ साथ टाइमली इसको देखते जाए और इन एमसीक्यूज़ को एटलीस्ट ग्रिप में कर लें। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।